हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर में। दोस्तों देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी। देखिए, क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी जो होती है उसको डेल नोट से शो करते हैं। दोस्तों देखिए, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। तो देखिए, बीएससी थर्ड ईयर का ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम फैक्टर इफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल सप्लाई फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी। देखिए दोस्तों, क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, इसमें लिखा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ये लिखा है ना, लिखा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की सप्लाइटिंग के बाद जो T2G साइड और EG साइड बनता है। मतलब जो क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी क्या होती है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसकी जो डी ऑर्बिटल होती है उसके सप्लाइटिंग के बाद जो सेट बनते हैं ना, एक T2G साइड बनता है और दूसरा EG साइड। तो जो दो सेट बनते हैं उन सेट के बीच एनर्जी को डेल नोट से शो करते हैं। उनके बीच एनर्जी को किससे शो करते हैं? डेल नोट से। इसे क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये जो डी ऑर्बिटल सप्लाइटिंग के बाद दो सेट में टूटती है ना, उनके बीच में जो एनर्जी गेन होती है उसको क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये लिखा है क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी के मान को कई प्रकार के कारक प्रभावित कर सकते हैं। नंबर एक, देखिए सबसे पहला कारक है जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है नेचर ऑफ मेटल आयन, तीसरा होता है नेचर ऑफ लिगेंड। तो दोस्तों देखिए, पहला है आपका जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री पर डिपेंड करता है। दोस्तों, जो क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी होती है ना, CFSE, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CFSE। ये जो CFSE लिखा है क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी, इसकी जो लॉन्ग फॉर्म होगी ना वो क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी होगी। ठीक, तो क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री पर डिपेंड करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑफ जियोमेट्री, मतलब जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स तो इसकी जियोमेट्री पर डिपेंड करता है। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, देखिए इसमें बताया जा रहा है कि अतः ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान अलग अलग होता है। मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा टेट्राहेड्रल होता है, कई प्रकार के मतलब कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। तो दोस्तों देखिए, जो इसमें जो क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान होता है ना, वो अलग अलग होता है, जिसमें निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब जिस मान को हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, पहला है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, दूसरा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तीसरा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए सबसे ज़्यादा जो इस क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी होती है ना, वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की होती है। ठीक, दोस्तों देखिए, दूसरी हेडिंग हमने बताई थी नेचर ऑफ मेटल आयन। तो देखिए नेचर ऑफ मेटल आयन समझते हैं क्या होता है। देखिए नेचर ऑफ मेटल आयन, देखिए हेडिंग है आपकी नेचर ऑफ मेटल आयन दूसरे नंबर पे। देखिए क्रिस्टल ऊपर लिखा है ना ब्लैक राइटिंग में, देखिए क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान मेटल आयन के नेचर पर डिपेंड करता है। देखिए जो क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी होती है वो मेटल आयन के नेचर पर भी डिपेंड करती है और जियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री पे भी डिपेंड करती है। तो देखिए इसमें आगे क्या लिखा है यदि मेटल आयन पर चार्ज बढ़ता है, मतलब ये कह रहा है कि यदि मेटल आयन पर चार्ज बढ़ता है, जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, आपने देखा होगा उसमें एक मेटल होता है एक लिगेंड होता है, ठीक, तभी तो कॉम्प्लेक्स बनता है। तो किसी मेटल आयन पर चार्ज बढ़ता है तो क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान भी बढ़ता है, यानी कि डेल नोट का मान भी बढ़ता है। दोस्तों जो डेल नोट है ना, वो क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का ही सिंबल है। ठीक, कहने का मतलब ये है, यदि मेटल आयन, ये लिखा है ना ऊपर, देखिए मेटल आयन पर चार्ज बढ़ता है तो क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान बढ़ता है। ठीक, ये देखा गया है कि चार्ज 2 से 3, देखिए एक लाइन इसमें और रहेगी, जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेटल आयन पर चार्ज बढ़ता है तो क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान भी बढ़ता है। ठीक, और अगर मेटल आयन पर चार्ज घटता है तो क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान भी घटता है। ठीक, अब देखिए दूसरी बात ये, जो मेटल आयन पर चार्ज क्या होता है, देखिए हमेशा ध्यान आपको पता होगा कि मेटल आयन पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुके होते हैं, तभी तो इन पर नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब नहीं, मेटल आयन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे चुके होते हैं, तभी तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आपको पता होगा, देखिए जिस किसी भी मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक, तो देखिए ये देखा गया है कि अगर मेटल आयन पर चार्ज 2 से 3, ये है ना दोस्तों, देखिए मेटल आयन पर चार्ज 2 से 3 हो जाने पर क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान 40% तक बढ़ जाता है। मतलब जो क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान जो है ना, वो 40% तक कब बढ़ता है? जब मेटल आयन पर चार्ज 2 से 3 हो जाता है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स है आपका, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पे अगर चार्ज 2, मतलब मेटल आयन पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 या 3 भी पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव चार्ज भी हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर 2 या 3 चार्ज हो जाता है तो क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान जो है 40% तक बढ़ जाता है। ठीक, अब देखिए आगे लिखा है वह कॉम्प्लेक्स जिनमें मेटल आयन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है।
जिनमें मेटल आयन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उनमें क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान अधिक होता है। ठीक, कहने का मतलब ये है जिन मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, लिगैंड देखिए हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो जितना चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ऑक्सीडेशन जो जो मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसकी क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान उतना ही अधिक होता है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए आगे चलते हैं। देखिए आगे लिखा है नीचे, देखिए मेटल का सीरियल नंबर बढ़ने के साथ साथ मेटल का सीरियल नंबर, जैसे कि आपने मेटल पढ़े होंगे, देखिए मेटल जो 21 से लेकर 30 तक जितने भी मेटल होते हैं ना, जिनका एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक होता है, वो सारे इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं। देखिए मेटल का सीरियल नंबर बढ़ने के साथ साथ क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी यानी कि डेल नॉट का मान भी बढ़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी कि मेटल का सीरियल नंबर बढ़ने के साथ साथ क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी यानी कि डेल नॉट का मान भी बढ़ता है। आगे लिखा है ब्लैक पेन में, देखिए जैसे मेटल आयन की डी ऑर्बिटल, मतलब जैसे मेटल आयन की, देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखा है जैसे मेटल आयन की 4D सीरीज की क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान मेटल आयन की 3D सीरीज की क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी से 40% अधिक होता है। मतलब जो मेटल आयन की 4D सीरीज होती है ना, उसकी क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी निकालें, उसके बाद 3D सीरीज की क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी निकालते हैं, तो जो 4D सीरीज की क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी होती है ना, वो 3D सीरीज की क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी से 40% अधिक होती है। ठीक, उसके बाद अगली आपकी बात आती है नेचर ऑफ लिगैंड। देखिए नेचर ऑफ लिगैंड, इसमें क्या है, सेम वही बात प्रोसेस। देखिए इसमें लिखा है क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान उससे जुड़े लिगैंड के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान उससे जुड़े लिगैंड के नेचर पर डिपेंड करता है। देखिए अब इसमें क्या बात आती है, देखिए वह लिगैंड जो सेंट्रल मेटल से स्ट्रॉन्ग फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम से स्ट्रॉन्ग फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, उनकी क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी अधिक होती है। ये लिखा है ना, वह लिगैंड जो सेंट्रल मेटल एटम से स्ट्रॉन्ग फील्ड एग्जिस्ट करते हैं उनकी क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी अधिक होती है। ठीक, और उनके द्वारा सप्लाइटिंग किए गए T2G सेट और EG सेट के बीच एनर्जी ग्राफ भी अधिक होता है। यानी कि आपने देखा होगा जो पिछले वीडियो में वो पढ़ा है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे, जियोमेट्री बनाई गई थी, एक तो ऑक्टाहेड्रल वाली जियोमेट्री थी और दूसरी स्क्वायर प्लेनर वाली, तीसरी टेट्राहेड्रल वाली। तो उसमें जो डी ऑर्बिटल दो साइड में टूट रही थी ना, एक तो होता है T2G सेट और दूसरा होता है EG सेट, तो इन सेट के बीच में एनर्जी ग्राफ भी अधिक होता है, इसलिए ये लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कहलाते हैं। ठीक, जबकि वह लिगैंड जो सेंट्रल मेटल एटम से वीक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो वीक फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी कम होती है और उनके द्वारा सप्लाइड किए गए T2G सेट और EG सेट के बीच में दो सेट होते हैं दोस्तों, एक तो T2G सेट होता है, दूसरा EG सेट, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी ग्राफ भी कम होता है, इसलिए यह लिगैंड वीक लिगैंड कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, अतः लिगैंड को उनकी सप्लाइटिंग पावर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करने पर, मतलब जितने भी लिगैंड होते हैं उन लिगैंड को उनकी सप्लाइटिंग पावर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करने पर जो सीरीज प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। दोस्तों देखिए अब क्वेश्चन आपका ये आ सकता है उसमें शॉर्ट नोट में कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी आपको यही लिखना है। ठीक है, तो देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अतः लिगैंड को उनकी सप्लाइटिंग पावर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करने पर जो सीरीज प्राप्त होती है, आप समझ रहे हैं ना, लिगैंड है, लिगैंड को अगर उनके सप्लाइटिंग पावर के बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि हाँ देखिए इसमें आयोडाइड है, ठीक है, आयोडाइड और उसके बाद है ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड है, तो इसमें जो है ना आयोडाइड की सप्लाइटिंग पावर कम है, ब्रोमाइड की उससे ज़्यादा है, क्लोराइड की उससे ज़्यादा है, तो वही बात इसमें बताई गई है। अतः लिगैंड को उनकी सप्लाइटिंग पावर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करने पर जो सीरीज प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक, अब देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये होती है दोस्तों, इसमें पहले आयोडाइड होता है, फिर आयोडाइड के बाद होता है आपका ब्रोमाइड, उससे ज़्यादा सप्लाइटिंग पावर क्लोराइड की होती है, उससे ज़्यादा नाइट्राइड की, ऐसे ही फ्लोरीन और ये देखिए जितने भी हो सबसे ज़्यादा जो सप्लाइटिंग पावर होती है वो कार्बोनिल की होती है, जो लास्ट में लिखा है CO, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है और सबसे वीक लिगैंड जो होता है वो होता है आयोडाइड। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए अतः स्पष्ट है कि I निगेटिव सबसे वीक लिगैंड है, मतलब जब उसकी सप्लाइटिंग पावर कम है तो वो वीक लिगैंड होगा,
और कोबाल्ट सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब उसकी सप्लाइटिंग पावर सबसे ज़्यादा है, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, COCN का होल 6 ऊपर 3 निगेटिव चार्ज दे रखा है एंड CONH3 ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। तो इनमें से किस कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी डेल नॉट का मान अधिक होगा और क्यों? अब देखिए इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए CN पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN जो है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आपको पता है क्योंकि CN जो है ना आयोडाइड के बाद आ रहा है, यानी NH3 के बाद में आता है। जैसे यहाँ आपने बताया, देखिए सीरीज ये होती है, ये सीरीज है ना, ये सीरीज में CN यहाँ पे है और NH3 यहाँ पे है, मतलब CN की जो सप्लाइटिंग पावर है वो NH3 से ज़्यादा है, तो CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है NH3 की तुलना में। ठीक, तो देखिए CN पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जबकि NH3 इसकी तुलना में वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है ना, अर्थात स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CN का सप्लाइटिंग पावर अमोनिया से ज़्यादा है, मतलब सप्लाइटिंग पावर जो है ना किसका, CN का, अमोनिया से ज़्यादा है। ठीक, अतः COCN6 और 3 निगेटिव चार्ज में क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी का मान CONH36 ऊपर 3 पॉजिटिव से अधिक होगा, मतलब इसका जो वो होगा ना क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी जो है ना इसकी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। ठीक, इसकी क्रिस्टल फील्ड सप्लाइटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, क्योंकि इसमें जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इसमें वीक फील्ड लिगेंड है। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों है, क्योंकि इसमें लिगेंड की सप्लाइटिंग पावर ज़्यादा है, इसमें सप्लाइटिंग पावर इस लिगेंड की कम है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,